नमस्ते दोस्तों, स्पेशल एजू पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी 21 डिसेबिलिटीज़ की, जो RPWD एक्ट 2016 है उसके अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगता हमने पढ़ी थी अपने अंतिम क्लास के अंदर। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक एक करके सभी डिसेबिलिटीज़ को पढ़ेंगे। आज की हमारी डिसेबिलिटी रहेगी HI, हियरिंग इम्पायरमेंट या कह दो श्रवण बाधिता। आज इस डिसेबिलिटी के बारे में अपन विस्तार से जानेंगे और आज के पढ़ने का हमारा उद्देश्य रहेगा एक मेन मेजर टॉपिक पर बात करेंगे आपकी स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो ईयर होता है, जो कान होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, कैसी उसकी बनावट होती है। और उसके बाद में बात करेंगे अपन क्लासिफिकेशन की, किस तरह से अपन वर्गीकरण कर सकते हैं श्रवण बाधिता का, उसके डेसिबल के अनुसार हो सकता है या फिर जो समय के अनुसार उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एज ऑनसेट वगैरह जो कंडीशंस होती है, उस टाइप्स को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन हियरिंग इम्पायरमेंट की। हियरिंग इम्पायरमेंट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है हार्ड ऑफ हियरिंग और वो एक होता है डेफनेस। ठीक है, डेफनेस और हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसमें डेसिबल के अनुसार अपन अलग अलग डिवाइडेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि वातावरण में जो ध्वनि तरंगे वगैरह होती है उन कैसे अपन सुनते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद हमारे कान में क्या प्रोसेस होती है, कैसे वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, फिर मस्तिष्क से कैसे वो अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको मैसेज सर्वाइव करती है और ऑडिटरी नर्व के माध्यम से कैसे अपने मस्तिष्क से न्यूरोलॉजी तक वो ठीक तरीके से पहुँच पाती है। ठीक है, चलिए आज करते हैं हम कान की संरचना की, कि जो स्ट्रक्चर होता है ईयर का वो कैसे बना होता है। तो हम इसको सबसे पहले 3 डिवाइडेशन कर देते हैं, इसके 3 भाग में पढ़ते हैं अपन। पहला होता है आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंत्य कर्ण, 3 भागों में अपन कान को डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन आउटर ईयर की या बाह्य कर्ण की। दोस्तों, जो बाहर से अपना इस कान का हिस्सा दिखाई देता है अपने को, ये बाह्य कर्ण कहलाता है। जो अपने को नॉर्मली बाहर से दिखता है, जो दिख रहा है, ये बाह्य कर्ण होता है। और बाह्य कर्ण को भी अपन 2 टाइप्स में पढ़ लेते हैं। पहला होता है ओरिकल पिन्ना, दूसरा होता है एकोस्टिक मीटस। ठीक है, ओरिकल पिन्ना को अपन कह सकते हैं कर्ण संस्कुली, कर्ण संस्कुली और कर्णपथ। ठीक है, तो कर्ण संस्कुली होती है जो अपने बाहर का हिस्सा बिल्कुल एक तरह से क्लियर दिख रहा है, ये कर्ण संस्कुली का पार्ट होता है, जिसमें महिलाएं आभूषण वगैरह पहनती है, जो गहने वगैरह पहनती है, इस भाग के अंदर इसको अपन पिन्ना कह देते हैं या कर्ण संस्कुली कह देते हैं। फिर जब भी वातावरण की ध्वनि तरंगे आएगी तो सबसे पहले यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकरा के और अंदर तक प्रवेश करती है। हम जब भी आप कभी ऑब्जर्व करना, साधारणतः हम किसी बात को सुनते रहते हैं तो जितनी भी स्पीड है उतनी आवाज़ अपने कान तक पहुंचती रहती है। लेकिन कभी आप किसी बात को यूं करके सुनोगे तो वो जो साउंड वेव्स होती है ना, उसकी डेसिबल के हिसाब से आवाज़ तेज हो जाती है। कैसे? क्योंकि पहले सिर्फ यहाँ आवाज़ टकरा रही थी, अब यहाँ तक आवाज़ टकरा रही है। एरिया ज़्यादा हो गया ना, इस वजह से आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको सुनाई ज़्यादा देगा चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो आवाज़ क्या होगा, सबसे पहले वातावरण में जो ध्वनि तरंगे होगी वो ध्वनि तरंगे अपने तक पहुंचेगी और पहुंच के यहाँ से टकराएगी और यहाँ से टकराने के बाद अंदर प्रवेश करेगी। किसमें? कर्णपथ के अंदर। ठीक है, जो कर्णपथ होता है जिसे अपन मतलब कैनाल कह देते हैं, ईयर कैनाल के माध्यम से वो ध्वनि अंदर होते हुए जो ये अंदर से मतलब नलिका से बनी होती है, ऐसा आकार का कोटर होता है, ये ऐसा आकार की एक नलिका बनी होती है जिसके माध्यम से मिडल ईयर के अंदर प्रवेश कर जाती है हमारी जो साउंड वेव्स वगैरह होती है, ध्वनि तरंगे। वो कर्णपथ के अंदर जिसे अपन कहते हैं ना ईयर वैक्स वगैरह जो निकलता है हमारे कान के अंदर, मली वगैरह जो निकलती है वो इसी के माध्यम से निकलती है। इसके अंदर जो छोटे छोटे बाल उगे हुए होते हैं अंदर, जो कान को सूखा होने से बचाते हैं, थोड़ा सा गीला और बना रहता है इसके अंदर। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, कान का वैसे तो मुख्य काम क्या हो गया? सुनना, लेकिन सुनने के साथ ही एक मुख्य काम इसका और है, वो है शरीर का संतुलन बनाए रखना। अपन जनरली देखते भी होंगे कहीं पे भी कि अगर किसी ने थप्पड़ मारा किसी को, यहाँ पे तेज लग गई तो बोलते हैं ना कान पे मार दिया, चक्कर आने लगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसकी वजह से शरीर का बैलेंस, हमारा बॉडी का बैलेंस बना रहता है। तो अगर यहाँ पे कुछ छेड़खानी होती है तो सिर्फ सुनने में प्रॉब्लम नहीं आती, बॉडी के अंदर जो बैलेंसिंग होती है उसके अंदर भी बहुत समस्याएं हमें बार बार आती है। ठीक है, इसके बाद में जो ध्वनि तरंगे सबसे पहले वातावरण से आई वो अपने बाह्य कर्ण से टकरा के और मिडल ईयर के अंदर प्रवेश कर गई। फिर बात करते हैं अपन मध्य कर्ण की। मध्य कर्ण के अंदर जैसे ही वो ध्वनि तरंगे प्रवेश करती है तो पर्दे से जाके टकराती है और पर्दे से टकराने के बाद में इसके अंदर 3 हड्डियां बनी होती है जिसे अपन कहते हैं
मेलियस, इंकस और स्टेपेज। मेलियस, इंकस और स्टेपिज कहते हैं, स्टेपस भी अपन कह सकते हैं हड्डियों को। आपने शायद सुना भी होगा कि शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज। तो यही हड्डी होती है जो कान के अंदर विद्यमान रहती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। ठीक है। जब भी आउटर ईयर से आवाज़ हमारे मिडल ईयर के अंदर आ गई, मध्य कर्ण के अंदर आवाज़ आ गई, मध्य कर्ण में आवाज़ प्रवेश करने के बाद में ये तीनों हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है, मेलियस, इंकस और स्टेपिज। तीनों हड्डियां एक साथ जुड़ी रहती है। तो इन तीनों हड्डियों के अंदर वाइब्रेशन होता है। जैसे ही आवाज़ कहाँ तक टकराए, पर्दे पे आके टकराए, पर्दे पे आके टकराते ही इनके अंदर वाइब्रेशन होता है। तीनों समकालीन एक साथ स्पंदन करती है। तीनों जैसे स्पंदन करेगी ये आवाज़ वापस यहाँ से टकराएगी। और ये जो स्टेपिज वाली लास्ट वाली हड्डी होती है ये कनेक्ट रहती है इनर ईयर से। ठीक है, अंतःकरण से कनेक्ट रहती है। जैसे ही यहाँ से आवाज़ टकराएगी और आवाज़ सीधी प्रवेश कर जाएगी इनर ईयर के अंदर। इनर ईयर के अंदर क्या होता है, एक तरह से कोटर या रास्ते बने होते हैं, अनियमित रूप से अनेक कोटर और रास्ते बने होते हैं जिसके अंदर आवाज़ घूमती रहती है। कुछ दोहरी परत वाली झिल्लियाँ भी होती है जिसमें एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा रहता है। वो जो द्रव पदार्थ भरा रहता है वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। तो वो द्रव पदार्थ आगे पीछे होता है, वो वाइब्रेशन होता है, उसके साथ ही वो हिलता है द्रव पदार्थ। जैसे वो हिलेगा तो इसमें अपन पढ़ते हैं एंडोलिम्प और पैरालिम्प, दो चीज़ें होती है, एक लिब्रियंत होती है। इनके अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, उसकी जो लिक्विड भरा होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके साथ ही प्रोसेसिंग होने के साथ ही क्या होता है कि जो ध्वनि तरंगें होती है उन रास्तों से गुजरती है, उन झिल्लियों के माध्यम से गुजरती है। अब जैसे जैसे उन झिल्लियों के माध्यम से आवाज़ गुजरेगी तो आवाज़ क्या होती है, एंडोलिम्प और जो पैरोलिम्प होते हैं उसके माध्यम से वो आवाज़ जो है इलेक्ट्रिक संवेदना के अंदर चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिक संवेदना में वो आवाज़ जैसे ही चेंज होगी और ऑडिटरी नर्व के माध्यम से वो आवाज़ है वो अपने तंत्रिका तंत्र में ऑडिटरी नर्व के माध्यम से सीधे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। ठीक है, जो ऑडिटरी नर्व के माध्यम से क्या होता है, आवाज़ सीधी मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। ठीक है। अब कई बार प्रश्न आता है कि व्हाट इज हियरिंग प्रोसेस, सुनने की प्रक्रिया क्या है। जो स्ट्रक्चर हमने समझा, कान के तीनों भाग समझे। सबसे पहले वातावरण के अंदर जो साउंड वेव्स होती है, जो ध्वनि तरंगे होती है, वो सबसे पहले अपने आउटर ईयर के अंदर आए, यहाँ से टकराए और कर्णपथ के अंदर होते हुए मिडल ईयर में प्रवेश की। ठीक है, मिडल ईयर में प्रवेश करके उसके बाद में जो प्रोसेस हुई हड्डी में, मेलियस, इंकस और स्टेपिस तीनों के अंदर जो प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस के होने के बाद में वाइब्रेशन हुआ और वाइब्रेशन के बाद में आवाज़ सीधी कहाँ पहुँच गई, इनर ईयर में। अंतःकरण के अंदर क्या हुआ, जो कोटर बने होते हैं उससे ध्वनि तरंगे गुजरती है और जो पैरोलिम्प, एंडोलिम्प वगैरह अपन पढ़ते हैं उससे टकरा के उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के बाद में डायरेक्ट जो आवाज़ होती है वो इलेक्ट्रिक संवेदना के रूप में बदल जाती है। और इलेक्ट्रिक संवेदना में बदलने के बाद ऑडिटरी नर्व द्वारा वो आवाज़ सीधे अपने मस्तिष्क तक पहुँच जाती है। ठीक है दोस्तों, ये होती है हियरिंग प्रोसेस। अब अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ HI, श्रवण बाधिता का वर्गीकरण अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो अपन डेसिबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसमें अपन WHO पढ़ लेंगे और क्लार्क पढ़ लेंगे और एजोन सेट के अनुसार देख लेंगे अपन समय के अनुसार कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस कंडक्टिव लॉस वगैरह जो होते हैं, मिक्स वगैरह, वो सब अपन इन अगली क्लास के अंदर देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन में हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा पाएँ, अच्छा मैटर हम आपको दें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।